आज हम पढ़ेंगे कैंसर का मेडिकल और सर्जिकल ट्रीटमेंट किस प्रकार किया जाता है। इससे पहले हमने कैंसर के सारे इन्वेस्टिगेशन पढ़ लिए और उसका क्लासिफिकेशन पढ़ लिया है, टीएनए क्लासिफिकेशन, और मेटास्टेसिस के बारे में पढ़ लिया है। तो आज हम पढ़ेंगे अब कैंसर को किस प्रकार ट्रीटमेंट कर सकते हैं या उसका सर्जिकल द्वारा कैसे ट्रीटमेंट कर सकते हैं, मेडिकल द्वारा कैसे ट्रीटमेंट कर सकते हैं। इसमें स्टार्ट करते हैं। द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर इज डिपेंडिंग ऑन द ट्यूमर टाइप, स्प्रेड, कंडीशन ऑफ पेशेंट। जो कैंसर का ट्रीटमेंट है वो इस चीज़ पर डिपेंड करता है कि पेशेंट के ट्यूमर का टाइप कौन सा है, टाइप फर्स्ट है, टाइप सेकंड है, टाइप 2 है, या फिर कौन सी कंडीशन के अंदर पेशेंट के अंदर वो स्प्रेड हुआ है। ये दो चीज़ डिपेंड करती है पेशेंट के ट्रीटमेंट पर। नेक्स्ट के बाद हम देखते हैं ऑफ्टन क्लाइंट आर ट्रीट विथ सिंगल और कॉम्बिनेशन ऑफ मेथड रादर देन ए single therapy is approach called combined. Modified therapy is include सर्जरी थेरेपी, रेडिएशन और केमोथेरेपी, जिसको हम कीमोथेरेपी बोलते हैं। अब इसमें बात करते हैं, सिंगल ट्रीटमेंट भी देते हैं पेशेंट को, कंबाइंड ट्रीटमेंट भी देते हैं और पेशेंट को मॉडिफाइड थेरेपी भी इसके अंदर दी जाती है। मॉडिफाइड थेरेपी के अंदर आता है सर्जरी, रेडिएशन थेरेपी और केमोथेरेपी। सर्जरी में हम क्या करते हैं, पहले यहाँ पर फर्दर इसको देख लेते हैं। सर्जरी के अंदर हम किसी भी ट्यूमर के पार्ट को रिमूव करते हैं। रेडिएशन थेरेपी द्वारा वहाँ पर ग्रोथ को इनहिबिट किया जाता है, और कीमोथेरेपी में मल्टीपल ड्रग्स द्वारा पेशेंट को की जो ग्रोथ हो रही है नंबर ऑफ सेल की, उसको डिक्रीज किया जाता है। सर्जरी में स्टार्ट करते हैं फर्स्ट सर्जरी। द सर्जरी थेरेपी इज डन विच और विदाउट थेरेपीज इन सर्जरी रिमूवल ऑफ न्यूप्लास्टिक सेल। जो सर्जरी के अंदर हम क्या करते हैं, ये थेरेपीज द्वारा या अलग थेरेपी को यूज में लिए बिना भी ये थेरेपी की जा सकती है। और इसके अंदर जो न्यूप्लास्टिक सेल होती है, जो अबनॉर्मल सेल होती है जिसको बोलते हैं न्यूप्लास्टिक सेल, उसको हम सर्जरी द्वारा रिमूव करते हैं। नेक्स्ट के अंदर देखते हैं टाइप ऑफ सर्जरी, कितने प्रकार की हम सर्जरी इसके अंदर करते हैं। तो 5 टाइप ऑफ सर्जरी इसके अंदर करते हैं, जिसके अंदर फर्स्ट आती है डायग्नोस्टिक सर्जरी। फर्स्ट डायग्नोसिस आती है। इन दिस सर्जरी बाय सिंपल कंडीशन सिस्टोलॉजिकल स्पेसिमेन INA और बायोप्सी द्वारा इसको इन्वेस्टिगेशन करके डायग्नोस करके किया जाता है। एक आता है क्यूरेटिव सर्जरी। क्यूरेटिव सर्जरी के अंदर पहले प्राइमरी रीजन देखते हैं, प्राइमरी लीजन्स जो होता है वो, उसके बाद रिकरेंट रीजन कितना है, और मेटास्टेसिस सर्जरी लीजन। तो जो लीजन होते हैं प्राइमरी लीजन की सर्जरी की जाती है, और रिकरेंट लीजन की सर्जरी की जाती है, और मेटास्टेसिस लीजन्स जो होते हैं उनकी सर्जरी की जाती है। प्राइमरी लीजन जो मैंने बताया था आपको, फर्स्ट लीजन्स होता है वो प्राइमरी लीजन होता है। सेकेंडरी रिकरेंट मतलब जो लीजन बार बार हो रहा है सही होने के बाद भी, वो रिकरेंट कहलाता है। और मेटास्टेसिस कहलाता है एक सेल का दूसरी सेल में, अबनॉर्मल सेल में चेंज होना। उसके बाद हम बात करते हैं रिकॉन्स्ट्रक्टिव सर्जरी के अंदर। इन दिस सर्जरी रिकॉन्स्टिट्यूशनल ऑफ द सर्जिकल पार्ट आर डन। इसके अंदर जो सर्जिकल पार्ट होता है उसको रिकॉन्स्टिट्यूशनल किया जाता है। और एक आता है प्रिवेंटिव सर्जरी। इन दिस सर्जरी रिमूवल ऑफ बिनाइन ट्यूमर, जो बिनाइन ट्यूमर होता है उसको रिमूव किया जाता है प्रिवेंटिव सर्जरी के अंदर। इसके बाद में आता है पॉलीलेटिव सर्जरी। पॉलीलेटिव सर्जरी के अंदर व्हेन द टोटल रिमूवल ऑफ कैंसर सेल इज इम्पॉसिबल द पॉलीलेटिव सर्जरी इज डन। जब टोटल रिमूवल ऑफ कैंसर सेल हम नहीं कर सकते, कंप्लीट सेल जो कैंसर सेल होती है उसको रिमूव नहीं कर सकते, तो उसके बाद में हम क्या करते हैं, पेशेंट को पॉलीलेटिव सर्जरी होता है वो डन की जाती है। तो अब इसके अंदर क्या किया जाता है, इन दिस सर्जरी रिलीफ ओनली दिस सिम्टम। तो पेशेंट के सिम्टम्स आते हैं, जैसे पेन हो रहा है पेशेंट को, और पेशेंट की एंजाइटी होती है, पेन होता है, और बॉडी के जो जिस सिस्टम के अंदर ट्यूमर है उस सिस्टम के अकॉर्डिंग इसके अंदर सिम्टम आते हैं, तो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट किया जाता है पेशेंट का। नेक्स्ट के अंदर देखते हैं, इन पॉलीलेटिव केयर फॉलोइंग एक्टिविटी कैन बी डन टू मिनिमाइज द डिस्कम्फर्ट ऑफ द पेशेंट। पॉलीलेटिव केयर के अंदर हम क्या करते हैं, नीचे जो दी गई वो चीज़ है, जैसे कि पेन को रिलीव करना, एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन को रिलीव करना, GIT में ऑब्स्ट्रक्शन तो उसको रिलीव करना, तो सिम्टम के अकॉर्डिंग उसके जो एक्टिविटी है उसको मिनिमाइज करते हैं। जैसे कि पेशेंट को मान लो पेन हो रहा है, तो पेन को रिलीव करने के लिए हम पॉलीलेटिव केयर दे सकते हैं पेशेंट को। पेशेंट की एयरवे के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन है तो उसको रिमूव किया जाता है। मान लो सिक्रेशन द्वारा ऑब्स्ट्रक्शन है तो वहाँ पर सक्शन किया जाता है। और अगर ज़्यादा थिक सिक्रेशन आ रहा है ब्रोंकोडायलेटर से उसको ब्रोंकोडायलेटर मेडिसिन देकर उसको निकाल सकते हैं। नेक्स्ट, अगर फिर भी एयरवे में नैरोवेस्ट ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है तो वहाँ पर एयरवे मैनेजमेंट के लिए एंडोट्रैकियल ट्यूब डाल सकते हैं। और अगर एंडोट्रैकियल से भी काम नहीं चल रहा है तो उसके बाद हम ट्रैकेस्टोमी ट्यूब से पेशेंट के एयरवे को हम ठीक कर सकते हैं। नेक्स्ट के बाद कहते हैं ऑब्स्ट्रक्शन इन GIT या UTI।
अगर ऑब्स्ट्रक्शन आपके जीआईटी है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के अंदर अगर ऑब्स्ट्रक्शन है और यूरिनरी ट्रैक्ट के अंदर इन्फेक्शन है तो उसको रिलीव किया जाता है, ऑब्स्ट्रक्शन को वहाँ से हटाया जाता है और उसके बाद पेशेंट को सिम्टम के अकॉर्डिंग रिलीव किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं रिलीफ प्रेशर ऑन स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेन। अगर स्पाइनल कॉर्ड के अंदर मान लो ट्यूमर है और ब्रेन के अंदर ट्यूमर है तो वहाँ पर अगर प्रेशर बढ़ रहा है, मान लो आईसीपी बढ़ रहा है, इंट्राक्रैनियल प्रेशर बढ़ रहा है, तो उसको रिलीफ किया जाता है। पेशेंट को मैनिटोल चलाई जाती है ताकि सेरेब्रल एडिमा वहाँ पर रिलीज हो, पेशेंट का आईसीपी कम हो। अब मैनिटोल अगर चलता है पेशेंट को तो मोस्ट नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है पेशेंट का यूरिन आउटपुट चेक करना, क्योंकि मैनिटोल यूरिन आउटपुट को बढ़ाता है। ये ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स है। नेक्स्ट के बाद देखते हैं प्रिवेंट हेमरेज। अब पेशेंट को ट्यूमर हुआ है, आसपास के जो ऑर्गन्स होते हैं वो कंप्रेस करके वहाँ पर मान लो किसी भी ऑर्गन का अगर रप्चर कर दिया वहाँ पर ट्यूमर ने, तो वहाँ पर इंटरनल ब्लीडिंग हो सकती है। और इंटरनल ब्लीडिंग के अंदर आप पेशेंट को अगर असिस्ट करोगे तो आपको हार्ट रेट बढ़ी हुई मिलेगी, पेशेंट का बीपी लो मिलेगा, कोल्ड क्लैमी स्किन देखने को मिलेगी, ड्राई स्किन देखने को मिलेगी। तो ये साइन देख के आप पेशेंट को सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट दे सकते हैं। सबसे पहले उसके एयरवे को मेंटेन करना होता है, उसको आईवी थेरेपी पे लाना होता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए उसके रिलेटिव को पहुंचाना होता है और इन्फॉर्म टू डॉक्टर। नेक्स्ट के बाद करता है अगर ब्रेन में एब्सिस है तो ब्रेन के एब्सिस को हमें रिमूव करना होता है। नेक्स्ट इसके बाद देखते हैं सिम्टोमेटिक एडवांस और एक्सपीरियंस मल्टीपल केयर देखते हैं। इसके अंदर द क्लाइंट एडवांस डिजीज एक्सपीरियंस मल्टीपल सिम्टम्स सम ऑफ विच आर मोर सीवियर देन अदर, so it is important to assess and diagnose the care of such each symptom and provide appropriate care management। तो पेशेंट का अगर हम एडवांस डिजीज एक्सपीरियंस देखते हैं, अगर सिम्टम्स देख रहे हैं एक से ज़्यादा मल्टीपल सिस्टम आ रहे हैं, अलग अलग सिस्टम के आ रहे हैं, तो उसके अंदर डायग्नोस करना थोड़ा इम्पॉसिबल, थोड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है पेशेंट के लिए। और उसको डायग्नोस करके हम अकॉर्डिंग टू पेशेंट के सिम्टम के हम उसको मैनेजमेंट प्रोवाइड कराते हैं। नेक्स्ट देखते हैं इसके अंदर सिम्टम्स और फॉलो, कौन कौन से सिम्टम्स हैं जो पेशेंट के अंदर देखने को मिल सकते हैं, तो उसके लिए कौन कौन सी मेडिसिन हम दे सकते हैं। जैसे कि अगर पेशेंट को पेन हो रहा है तो हम ओपोइड एनाल्जेसिक दे सकते हैं। अब ओपोइड एनाल्जेसिक में हम देखते हैं मॉर्फिन सल्फेट दे सकते हैं पेशेंट को, मोस्ट कॉमन जो कैंसर के पेशेंट के अंदर चलती है, तो पेन को रिलीव करने के लिए मॉर्फिन सल्फेट चलती है। मॉर्फिन सल्फेट की बात की जाए आप तो मॉर्फिन सल्फेट मेडिसिन आपके एमआई वाले पेशेंट में भी चलती है, हार्ट की एक्टिविटी को कम करने के लिए वहाँ पर दी जाती है। और एक NSAIDs जो होती है नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स, ये भी आपकी चलती है यहाँ पर पेशेंट को पेन को रिलीव करने के लिए। ओपोइड एनाल्जेसिक यहाँ पर दी जाती है। अब ओपोइड एनाल्जेसिक है, इसमें जो मॉर्फिन है इसका एक साइड इफ़ेक्ट है, यह सीनेस को डिप्रेस करती है और रेस्पिरेटरी रेट को कम करती है, यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम को डिप्रेस कर देती है। तो वो आपको मैनेजमेंट करना होता है, चेक करना होता है रेस्पिरेशन पेशेंट का वहाँ पर, अगर मॉर्फिन सल्फेट पेशेंट को अगर चल रही है तो। नेक्स्ट के बाद देखते हैं हम डिज्निया। अब ब्रोंकोडायलेटर दे सकते हैं डिज्निया के लिए पेशेंट को। पेशेंट ब्रोंकोडायलेट से क्या होगा, ब्रोंक्यूल डायलेट हो जाएगी और वहाँ पर जो एयर में ऑब्स्ट्रक्शन है जिससे एक सिक्रेशन बाहर नहीं निकल पा रहा है तो उससे सिक्रेशन बाहर निकल जाएगा। कॉर्टिकोस्टेरॉइड दे सकते हैं, स्टेरॉइड है, इम्यून सिस्टम को मजबूत इम्प्रूव करने के लिए हम कॉर्टिकोस्टेरॉइड दे सकते हैं। और डिज्निया को रिलीव करने के लिए पेशेंट में हम ऑक्सीजन थेरेपी चलाते हैं। अब डिज्निया की कंडीशन मान लो COPD की है तो ऑक्सीजन थेरेपी हम नेजल कैनुला से देते हैं और वो देते हैं मेनली हम वेंचुरी मास्क से देते हैं, जो 2 लीटर से ज़्यादा हम 2 से 4 लीटर वेंचुरी मास्क के दे सकते हैं। अगर कैनुला से देना है तो 2 लीटर से ज़्यादा हमें 2 लीटर पर मिनट के से ज़्यादा हम ऑक्सीजन थेरेपी पेशेंट को नहीं देनी है। नेक्स्ट के बात करते हैं हम डेलीरियम को बोलते हैं कोलाइडी कॉन्शियसनेस। पेशेंट को धुंधला धुंधला दिखाई देता है आफ्टर सर्जरी या फिर किसी प्रकार की ब्रेन के डिसऑर्डर के अंदर पेशेंट को, या फिर एक फंक्शनल साइकोटिक डिसऑर्डर में पढ़ोगे इसको। यह ब्रेन की अबनॉर्मल पैथोलॉजिकल एक्टिविटी के कारण देखने को मिलता है, या पोस्ट सर्जिकल मोस्ट कॉमन देखने को मिलता है आपको डेलीरियम। न्यूरोलेप्टिक ड्रग्स जैसे कि एंटीसाइकोटिक ड्रग्स जैसे कि हैलोपेरिडोल के कारण भी आपको ये देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट इसमें बात देखते हैं हम फैटिगो और वीकनेस भी के अंदर आपको करना होता है ब्लड ट्रांसफ्यूजन और मेडिकेशन। नेक्स्ट डिप्रेशन के लिए एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स देते हैं, एंटी डिप्रेसेंट देते हैं ड्रग्स। और स्लीप डिस्टर्बेंस के लिए हम साइकोलॉजिकल सपोर्ट सिडेशन पेशेंट को प्रोवाइड करता है। और रेगुलर स्लीप के लिए पेशेंट को हम इनकरेज करते हैं। इसके बाद में हमारा ये आज का जो मैनेजमेंट था वो कंप्लीट होता है। कल इसके आगे से हम फर्दर पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो आज हमारा यही तक था। थैंक यू वेरी मच।